क्वेश्चन लिखे इन नॉर्मल एडजस्टमेंट in normal adjustment for a refracting telescope in normal adjustment for a refracting telescope the distance between in normal adjustment for a refracting telescope the distance between objective and eyepiece is 30 centimeter. The distance between objective and eyepiece is 30 centimeter. Find focal length of the objective and eyepiece lens. Find focal length of the objective and eyepiece lens if angular magnification of the telescope is 2. If angular magnification of the telescope is 2. रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यूज करो. वो एंगुलर मैग्निफिकेशन 2 मतलब उसका मैग्नीफाइंग पावर 2 लेना है. कौन सा एडजस्टमेंट बोला है? नॉर्मल एडजस्टमेंट. नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पे. उस केस में एक आपको बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस 30 है. वो क्या दिया हुआ है? ट्यूब लेंथ 30. उस ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला क्या है? एफ नॉट प्लस एफ ई होगा. और मैग्नीफाइंग पावर कितना दिया है? 2. ये मैग्नीफाइंग पावर मतलब उसका फॉर्मूला क्या लिखा है आपने? एफ नॉट बाई एफ ई. यहां से एफ नॉट कितना लिखा जा सकता है? 2 एफ ई. एफ ई कितना आया? और एफ नॉट कितना हो जाएगा फिर? अगला क्वेश्चन लिखें. अ माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ माइक्रोस्कोप. कुछ नहीं बोला है तो क्या लेंगे? सिंपल या कंपाउंड? चीजों को सिंपल रखेंगे, सिंपल ही लेंगे. अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट. अरे लिख लो. अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट at the bottom of a bucket. A microscope is focused on an object at the bottom of a bucket. If a liquid
of refractive index 5 by 3 refractive index. मैंने आपसे जो वो रिफ्लेक्शन का एक सवाल पूछा था वो उसमें ये मैं पहले इसको करवा दूं फिर बताता हूँ। हमने भी तो आपको फ्लूइड के बहुत सारे सवाल भेजे थे तो हमसे बिल्कुल क्या नहीं। कहाँ तक लिखे? इफ 5 by 3 is poured inside the bucket then the microscope has to be raised by कहाँ तक लिखा अद्रिजा? 30 सेंटीमीटर raised by 30 सेंटीमीटर to focus on the object again. Hmm. To focus on the object again. The height of liquid in the bucket is. The height of liquid in the bucket is. एक होमवर्क में भी क्वेश्चन दिया था मैंने। हाँ। जो नहीं किया होगा। हाँ। हाफ फील्ड वाले पे आ रहा हूँ मैं इसके बाद। क्यों बनेगा? इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। सर इसमें क्या नियर पॉइंट एडजस्टमेंट वाला मतलब ऑब्जेक्ट को क्या मतलब डी 25 सेंटीमीटर सोचो। एक्चुअली उससे करना भी नहीं है, मैग्नीफाइंग पावर से सोचना ही नहीं है इस सवाल को। वो क्वेश्चन में माइक्रोस्कोप लिख देंगे बट वो माइक्रोस्कोप वाला क्वेश्चन होगा ही नहीं। ये क्वेश्चन होगा एपरेंट डेप्थ का। इसी क्वेश्चन का वेरिएशन देखो नीट में क्या पूछा, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है कि एक लिक्विड हमने भर दिया h हाइट तक, तो माइक्रोस्कोप को कितने से शिफ्ट करवाना पड़ गया? 30 सेंटीमीटर। नीट में यही क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू अ स्लैब ऑफ लिक्विड दिया हुआ है या ग्लास स्लैब लेके दिया हुआ है कि हमने ग्लास स्लैब के नीचे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। शुरू में जब ग्लास स्लैब नहीं था तो हमने इतने डिस्टेंस से फोकस किया, बाद में जब हमने ग्लास स्लैब रख दिया ऑब्जेक्ट के पास तो हमें इतने से माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ गया। क्या ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी, बस वहां पे ग्लास स्लैब होता है और यहाँ पे लिक्विड है एच हाइट का। आ रहा है बात समझ में? हम इसको ऐसे समझना है, ये क्या थोड़ा सा ऊपर अपीयर होगा, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है O तो ये क्या यहां पे अपीयर होगा ऊपर थोड़ा सा। ये जितना ऊपर अपीयर होगा, हमने अगर सपोज लिक्विड भी भर दिया
ये याद रखना। अच्छा मतलब ऑब्जेक्ट फिक्स रहेगा उसी से माइक्रोस्कोप मूव करेगा। आया कुछ आंसर? ये करना है। शिफ्ट में हमने वो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको? टी माइनस क्या यही फॉर्मूला लिखवाया था? म्यू स्लैब का डिवाइडेड बाय सराउंडिंग। यही शिफ्ट हमें कितने से बोला है? माइक्रोस्कोप कितने से मूव कर रहे हैं? 30 से। तो इसी वैल्यू को हम किससे इक्वेट कर देंगे? 30 सेंटीमीटर से। और यही जो टी का वैल्यू है यही हमारे लिए क्या है? थिकनेस। यहां से h निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो नीट का पीवाईक्यू हो, जेईई मेंस का पीवाईक्यू हो, पानी वानी भर के ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। माइक्रोस्कोप और एपेरेंट डेप्थ मिला के ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नीट पीवाईक्यूज में आपको यही ग्लास स्लैब को लेके क्वेश्चन मिल जाएगा। रुको मैं देखता हूँ, मिल गया तो वो भी करवा ही देता हूँ। जी आ गया आंसर सबका?
75 एक क्वेश्चन लिखो. द मैग्नीफाइंग पावर, क्वेश्चन लिखो. द मैग्नीफाइंग पावर वैसे शिफ्ट का सवाल है। ऑफ, नहीं शिफ्ट वाला नहीं, ये दूसरा है. मैं शिफ्ट वाला ढूंढ रहा हूँ, इसमें मिल नहीं रहा है. ये अलग है, बट लिखो. द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप with an objective of focal length with an objective of focal length 5 millimeter the magnifying power of a microscope with an objective of focal length 5 millimeter is 400 is 400 if length of the tube is 20 centimeter, if length of the tube is 20 centimeter, then focal length of the eyepiece is, then focal length of the eyepiece is. क्या एडजस्टमेंट के बारे में कुछ भी बोला है? नहीं. कौन सा एडजस्टमेंट लेंगे फिर? उसी को क्या नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं. नॉर्मल एडजस्टमेंट में जरा ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला बताना. आई थिंक v प्लस एफ नॉट था, और v का वैल्यू था, क्या था, यू एफ नॉट अपॉन प्लस एफ ई. ये तो यूज कर नहीं पाएंगे क्योंकि यू नहीं पता है. और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था? इंटू डी बाय एफ ई. यहाँ भी यू नहीं पता है. एक आज क्या फॉर्मूला लिखा था हमने? मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू नॉर्मल वाला डी बाय एफ ई. क्या ये यूज कर सकते हैं? यू नहीं दिया है तो हमारे पास ले देके यही फॉर्मूला ही बचेगा, इसको यूज करो. हाँ सेंटीमीटर. हम्म, ये ऑप्शंस है. 2.5. ये फॉर्मूला पूरा करना है.
लिखो क्वेश्चन लिखो. A microscope is focused. A microscope is focused on a mark. A microscope is focused on a mark on a piece of paper. On a piece of paper. Microscope is focused. On a mark. हाँ, जैसे पहला क्वेश्चन था ना, ये वैसा ही है. अब नीट में क्या ये जेईई मेंस में क्या पूछा था, उसमें पानी भर के पूछा था. इसमें ग्लास स्लैब लगा के पूछ देंगे, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम. ठीक है, देखो क्या पकड़ पा, कहाँ तक लिखे? पीस ऑफ पेपर एंड देन a slab of glass, a slab of glass, ब्रैकेट में लिख लो RI 1.5, ब्रैकेट क्लोज, of thickness 3 centimeter, of thickness 3 centimeter is placed over the mark, is placed over the mark. How should the microscope, how should the microscope be moved, how should the microscope be moved to get the mark, to get the mark in focus again. अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स वो भी ऑप्शन दिया है. हाँ, अगेन नॉर्मल शिफ्ट निकालो. जो नॉर्मल शिफ्ट आएगा ड्यू टू ग्लास स्लैब, उतने ही अमाउंट से माइक्रोस्कोप मूव करवाओगे. द क्वेश्चन इज किधर, ऊपर या नीचे. क्योंकि शिफ्ट पॉजिटिव आ रहा है तो इंसिडेंट रेस के ऊपर, मतलब जो मार्क है वो उधर ऊपर उठ के आएगा, तो माइक्रोस्कोप को इधर ऊपर करना पड़ेगा. यहाँ पे कोई मार्क है ऐसा, और ये आपका स्लैब है, तो ये मार्क क्या हमें थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, तो ये शिफ्ट किधर होगा, ऊपर. तो आप अपने माइक्रोस्कोप को भी कहाँ शिफ्ट करवाओगे, ऊपर. और ये जो शिफ्ट का वैल्यू आएगा, इसको किस फॉर्मूले से निकालेंगे, T माइनस टी अपॉन म्यू स्लैब बाय म्यू सराउंडिंग. एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि पानी भरा फिर स्लैब रखा. आ रहा है बात समझ में? कॉन्सेप्ट तब भी यही है. लेकिन वो दो बार उठेगा ना, पानी से भी उठेगा फिर ग्लास से. देख लीजिएगा, वैसा पूछते तो नहीं. वो शिफ्ट भी तो शिफ्ट है क्या, इट इज रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ. आ रहा है बात समझ में? शिफ्ट जो आप निकालते भी हो, ये शिफ्ट का फॉर्मूला आता कहां से है, दिस इज रियल डेप्थ माइनस, रियल डेप्थ अगर h है तो एपेरेंट डेप्थ कितना होता है, h बाई म्यू. इसी h को आप t से रिप्लेस कर दो तो यही क्या हो जाता है, इसी को आप क्या लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ t, t माइनस टी अपॉन म्यू. और यही जो म्यू था, इसी को हम म्यू रिलेटिव लिख लेते हैं. आ रहा है बात समझ में? तो वो म्यू रिलेटिव सब मीडियम का चेंज अकाउंट फॉर कर लेता है, बस वही फर्क है. तो सॉल्व खैर तभी भी उससे ही करोगे. और यहाँ पे थिकनेस कितना दिया था इस क्वेश्चन में, 3, और स्लैब 1.5 का था, तो ये कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर से कहाँ मूव करवाएंगे, अपवर्ड्स. ये नीट का पी वाई क्यू है, विच इज बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट. बस माइक्रोस्कोप लगा देने से वो इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन नहीं हो जाएगा. मतलब अपर सरफेस और लोअर सरफेस.
नहीं, तब बस एक ही बार ये स्लैब बाय सराउंडिंग में वो यूज कर लेना, आपको सराउंडिंग वाटर ले लेना स्लैब और वो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक ओरल क्वेश्चन आंसर बताओ। द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू व्हाट? कलर ऑफ द स्काई, कलर ऑफ द सन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और क्या इफेक्ट्स हैं इसके? रेनबो नहीं, रेनबो में स्कैटरिंग नहीं, उसमें डिस्पर्शन होता है, इंटरनल कलर ऑफ स्काई जो होता है स्काई जो ब्लू दिखता है। स्कैटरिंग के कारण होता है, मतलब वो ठीक डस्ट है। पार्टिकल ब्लू को ज्यादा स्कैटर मून पे जाएंगे तो सब कुछ ब्लैक दिखेगा, उसका भी रीजन, क्योंकि वहां पे डस्ट पार्टिकल्स नहीं है तो स्कैटर ही नहीं होगा लाइट। आ रहा है बात समझ में? ठीक है। एक एक और ओरल बताओ। द ब्लूज कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन। स्कैटरिंग। ठीक है, ये बताओ। रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू, इसको लिखो तो। मैं रेनबो अभी पढ़ाऊंगा, अभी ये इसके और प्रिज्म के क्वेश्चंस हो जाए तो मैं प्राइमरी सेकेंडरी रेनबो कराऊंगा। स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कलर्स का ऑर्डर वगैरह। हाँ हाँ, लिखो। रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू, ऑप्शंस लिखो। इज फॉर्म्ड ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ओनली। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन मैं बहुत सारा लिख देता हूँ, बताना मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट बना देता हूँ मैं। ठीक है, मैं क्या क्या ऑप्शंस लिखवाऊँ, उनके ढंग के ऑप्शंस फ्रेम्ड भी नहीं है, मैं सब कुछ लिख देता हूँ। इसमें से चूज टिक कर लेना क्या क्या हो सकता है। बताओ इसमें से क्या क्या हो सकता है। मोर देन वन ही करेक्ट है। TIR, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन भी लिखी। अब बताओ क्या क्या होगा। PIR नहीं होगा, रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन और इंटरफेरेंस से चार होगा। क्या क्या? इंटरफेरेंस होगा, डिस्पर्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन का अंदर तो होता है। और कुछ किसी को लगता है? रिफ्रैक्शन होगा। स्कैटरिंग होता है क्या? आर यू गाइस श्योर? अभी तो कहा आपने स्कैटरिंग नहीं होती। अरे अभी मैंने कहा तो क्या, मैं तो झूठ भी बोल सकता हूँ। TIR होता है क्या? TIR नहीं होता है। अच्छा यह बताओ, ये यहां से व्हाइट लाइट आई, ये सेंटर है, ये नॉर्मल है, कैसे मीडियम से कैसे मीडियम में आ रही है? रेयर से कहाँ मुड़ेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी। ठीक है, इसके पहले अभी अभी प्रिज्म जो पढ़ा है थोड़ा सा उस पर भी आ ही जाऊं मैं। प्रिज्म में अगर प्रिज्म निकल रहा है मेरे मुंह से,
प्रिज्म में अगर हम व्हाइट लाइट भेजें तो ये व्हाइट लाइट क्या स्प्लिट होती है, ठीक है। किसका डिविएशन ज्यादा, किसका डिविएशन कम, देर बाई हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा कलर ऊपर दिखेगा और कौन सा कलर नीचे। ऊपर वायलेट। थिन प्रिज्म्स के लिए डिविएशन एंगल का फॉर्मूला क्या, ए इंटू म्यू माइनस वन, ठीक है। म्यू और लैम्बडा कैसा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेड का लैम्बडा कैसा और वायलेट का लैम्बडा कैसा, किसका वेवलेंथ, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अच्छा वायलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसलिए यूवी रेज हार्मफुल, तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम होगा। लैम्बडा अगर रेड के लिए ज्यादा है तो म्यू रेड के लिए कैसा होगा, कम होगा। आ रहा है बात समझ में। तो लैम्बडा अगर आर के लिए ज्यादा है तो म्यू आर के लिए कैसा होगा, कम। और म्यू जिसके लिए कम होगा उसके लिए डेल्टा भी कैसा होगा, कम। तो रेड का डिविएशन एंगल कम, वायलेट के लिए लैम्बडा भी कम। लैम्बडा अगर कम तो म्यू ज्यादा, म्यू अगर ज्यादा तो डिविएशन एंगल भी ज्यादा। तो इस ओरिजिनल पाथ से कम कौन डिविएट होगा, रेड या वायलेट, डिविएशन कम, डिविएशन किसका, तो ऊपर की तरफ कौन सा कलर मिलेगा, रेड। आ रहा है बात समझ में। और सबसे ज्यादा डिविएशन किसका है, तो वो कहां मिलेगा, नीचे। और यहीं पे आप स्क्रीन लगा दोगे तो आपको पूरा स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। आया बात समझ में। तो ये कलर्स का ऑर्डर क्या होगा ऊपर से अगर हम देखें तो, क्या यही होगा। तो ऊपर में रेड और नीचे में क्या होगा, वायलेट। इस वाटर ड्रॉपलेट में भी जब लाइट आएगी तो जस्ट लाइक द प्रिज्म ऊपर कौन सा कलर होगा, रेड। और नीचे में कौन सा कलर होगा, वायलेट, ऐसा कुछ। अब यहां पे इस सरफेस पे होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों ही कलर्स का, तो रेड यहां आएगा और वायलेट थोड़ा सा इधर आएगा। अबे क्या हो गया ये? आया बात समझ में। अभी आ रहा हूं मैं उस पे। अब यहां से ये लाइट थोड़ा सा इसको और मैं टेढ़ा कर दूं, ऑर्डर का, कलर्स का ऑर्डर पूछ लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो में। तो ये रेड वाला यहाँ पे ऐसे आएगा और ये वायलेट वाला थोड़ा सा और फ्लैट हो जाएगा, ऐसा। कौन ज्यादा एंगल पे आ रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो मैं और इसको थोड़ा ढंग से कर दूं। कौन सा एंगल ज्यादा है, रेड का एंगल ज्यादा है। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। तो ये रेड आता है 42 डिग्री पे, कितने पे, और ये वायलेट आता है 40 डिग्री पे। जो ज्यादा डिग्री पे दिख रहा है वो ऊपर दिखेगा या नीचे,
जो ज्यादा डिग्री पे वो जीरो से आपने यहाँ से मेजर करना शुरू किया, पहले कौन मिलेगा 40 डिग्री पे? वायलेट। और फिर 42 डिग्री पे कौन मिलेगा? तो नीचे कौन सा कलर दिखेगा? वायलेट। और ऊपर में कौन सा कलर दिखेगा? इसको हम कहते हैं प्राइमरी रेनबो। क्या बोलते हैं? आया बात समझ में? ठीक है, ऐसे याद रखना। तो व्हाइट लाइट यहां से इवन दो आई, अंदर उसका क्या होगा? ये कलर्स के सेपरेशन को ही क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस फेनोमेनन कॉल्ड? डिस्पर्जन। इतना बात समझ पाए? तो कौन सा एक फेनोमेनन हो गया? डिस्पर्शन होगा। यहां पे क्या मीडियम चेंज हुआ है? रिफ्रैक्शन होगा। सवाल ये है, क्या यहां पे TIR भी होगा? क्यों TIR नहीं होगा? डिस्प्रूव करो जरा। यहां सुनो, अगर यहां पे TIR होता है, सपोज, अरे इधर सुनो, सपोज इस सरफेस पे यहां पे TIR होता है, हम रिफ्लेक्शन नहीं मान रहे, TIR मान रहे हैं, तो ये वाला एंगल जस्ट क्या मोर देन C होना चाहिए। ठीक है, क्या यही नॉर्मल को इसी लाइन के अलोंग क्या एक्सटेंड कर सकते हैं? कर्व्ड सरफेसेस पे नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है? सेंटर से। हाँ कि नहीं? बिल्कुल। स्फीयर कर्व्ड सरफेसेस पे भी होता है, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। उस पॉइंट का जो लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर है उससे। ठीक है, तो एनीवेज, क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है? तो ये वाला एंगल भी क्या इसके इक्वल होना चाहिए? एंड दिस शुड ऑल्सो बी मोर देन C। क्या यहां तक समझ पाए हो? अब देखना क्यों TIR नहीं हो सकता है। ये लाइट यहां से गई और क्या यहां से आई, क्या रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, तो उसे 90 पे आना चाहिए। अब अगर हमने रिवर्स कर दिया और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे भेज रहे हैं, क्या इस सरफेस को क्रॉस कर पाएगी? नहीं, अंदर ही चली जाएगी। आ रहा है बात समझ में? अगर हम यहाँ पे मान ले कि TIR हो रहा है, जो मिसकंसेप्शन है, जो आप लोग को लगता है कि TIR होता है, अगर यहाँ पे TIR हुआ तो ये एंगल क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए। इस ट्रायंगल की सिमेट्री से ये अगर C से ज्यादा है तो ये भी एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी C से ज्यादा होना चाहिए। अगर इस सरफेस पे लाइट को रिवर्स कर दूं, आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे भेज रहे हो, क्या वो मीडियम क्रॉस भी कर पाएगी? नहीं। तो अगर रिवर्सिबिलिटी फॉलो होनी है तो यहां पे क्या TIR हो सकता है? नहीं। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि अगर यहां पे TIR हुआ तो ये वाली रे बाहर निकल नहीं पाएगी, इसको अंदर ही आना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी वायलेट हो जाता है। आ रहा है बात समझ में? अगर TIR करवाएंगे तो क्या TIR होगा? नहीं। क्या होता है यहाँ पे? इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बस, टोटल नहीं होता है वो। आ रहा है बात समझ में? इंटरनल का मतलब है कि लिक्विड से लिक्विड में ही रह गया। आ रहा है बात समझ में? तो ये हुआ, ये हुआ, ये तीन हुआ, इंटरफेरेंस नहीं होता है। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सब नहीं होता है। सिर्फ तीन फेनोमेनन होते हैं। क्या क्या? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन, ताकि कलर्स का
अब याद रखना, यहां पे सुनो, ये तो है कौन सा रेनबो, प्राइमरी। सेकेंडरी रेनबो भी बनेगा। सेकेंडरी रेनबो में कलर्स का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। अंदर में क्या दिखेगा, रेड, इसी के थोड़ा सा ऊपर दिखेगा वो, अंदर में हो जाएगा रेड, और ऊपर में क्या दिखेगा, मतलब एक साथ ही बनता है। हाँ एक साथ ही बनते हैं, बस ये फेंट ज्यादा होता है। अरे बात समझ में, ये बनेंगे हमेशा दोनों साथ में, ये कई बार फेंट ज्यादा होता है तो ये दिखता नहीं है, हमें सिर्फ यही दिखता है। हाँ ऐसे ऐसे समझना है, ट्यूब ऑफ कलर्स बनेगा, एक्सट्रीम्स पे क्या होगा, नेचर लव सिमेट्री, तो इस कलर्स, ये दो रेनबोज में भी क्या होगा, सिमेट्री ही होगा। अरे बात समझ में, उल्टा सिमेट्री, मतलब इसका रेड अंदर है तो इसका भी रेड अंदर, आया बात समझ में। सेकेंडरी रेनबो क्यों बनता है ये भी सुन लो, मैं पूरा डायग्राम बना के नहीं बताऊंगा, बट प्रोसेस सुन लो। हमने लाइट क्या ऊपर से जाती हुई मानी है, हजारों ड्रॉपलेट्स होंगे, क्या सब में लाइट ऊपर से ही जा रहा होगा, नहीं, नीचे से भी तो जा सकता है। तो नीचे से जब लाइट जाएगा तो डबल रिफ्लेक्शन होगा उसका, कितना रिफ्लेक्शन होगा, 2 बार, और वो 2 रिफ्लेक्शन करके जब लाइट बाहर आएगी तो ये कलर्स का ऑर्डर अब वो हो जाता है, तो वॉयलेट ऊपर आ जाता है और रेड नीचे आ जाता है। हाँ उसमें 2 रिफ्लेक्शन होते हैं अंदर, हाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोल सकते हो, क्योंकि तब 2 रिफ्लेक्शंस होंगे। आया बात समझ में, एक यहां वाले सरफेस पे होगा, एक यहां होगा, और उसके बाद कलर्स ऊपर का नीचे होके निकलते हैं। हाँ तो ये वाला जो है नीचे वाला, इसको हम कहते हैं दिस इज द प्राइमरी रेनबो, और इसके ऊपर हमेशा बनेगा सेकेंडरी रेनबो। अब होराइजन से, धरती से आपको ये कभी भी पूरा सर्कल नहीं दिखेगा, आप एरोप्लेन से जा रहे हो, बहुत अच्छा नसीब रहा, और अगर रेनबो है तो आपको पूरा कंप्लीट 360 डिग्री का सर्कल दिखेगा। क्यों 360 डिग्री का सर्कल बनना ही चाहिए, क्यों ये 2 डायमेंशनल, मतलब ये आर्क ही होगा या हमेशा सर्कल बनना चाहिए, क्यों सर्कल बनना चाहिए, क्या एक ही ड्रॉप होगा, नहीं, हजारों ड्रॉप्स होंगे। आ रहा है बात समझ में, इसके ऊपर भी ड्रॉप्स होंगे, इसके नीचे भी ड्रॉप्स होंगे, सभी की जो रेड कलर की रेज आएंगी क्या वो 42 डिग्री पे आएंगी, तो पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस में आपके पास जब ड्रॉपलेट्स हैं तो क्या वो एक 3 डायमेंशनल रेड कलर का एक आर्क मिलेगा। आ रहा है बात समझ में, और सेम आपको वॉयलेट कलर का भी एक आर्क मिलेगा, एंड सेम गोज ऑन फॉर दी अदर कलर्स। आया बात समझ में, क्योंकि मल्टीपल ड्रॉपलेट्स होंगे पूरे वॉल्यूम में, इसके अगल बगल आगे पीछे सब, सबकी रेड कलर की रेज आपके पास प्राइमरी रेनबो में कितने डिग्री पे आएंगी, 42, तो वो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। आ रहा है बात समझ में, अब अभी हम इस आर्क की बात कर रहे हैं, और यही कंप्लीट होके आपको पूरा, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉप्स है तो सबका रेज मिलके एक 3 डायमेंशनल फिगर बनाएगा, विच विल बी अब उस स्पेस में वो मतलब 2 डायमेंशनल हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस के अंदर में जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं वो क्यों नहीं करते, सर्कमफ्रेंस के अंदर मतलब एक साइज पे भी कंडीशन होता है, ऐसा हर ड्रॉपलेट नहीं रेनबो बनाने में हेल्प करेगा, उसका साइज आई थिंक कितना तो भी होता है, याद नहीं आ रहा, मुझे पढ़ा था मैंने, आई थिंक 1 mm या कुछ उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तब रेनबो फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, तो सारे ड्रॉप्स करेंगे भी नहीं। लेकिन उस हिसाब से देखने से तो मतलब अनसिमेट्रिक होना चाहिए ना, क्योंकि किसी भी तरह मतलब किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉप्स किधर भी होंगे, पर हर ड्रॉप में क्या रेड वाली रे हॉरिजॉन्टल से 42 पे ही आएगी, और हर ड्रॉप से क्या वॉयलेट वाली 40 डिग्री पे ही आएगी, तो आपको तो एक आर्क तो 42 डिग्री का दिखेगा ना पूरा सर्कल, जिसके हर एक पॉइंट से रेज आपके पास कितने डिग्री पे आ रही है, 42। आ रहा है समझ में, वो हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कौन सा रेनबो, प्राइमरी रेनबो। इसको बना लो, कलर्स का ऑर्डर पूछते हैं, अंदर क्या बाहर क्या, तो आप यहां से देख रहे हो, तो प्राइमरी रेनबो में वो पूछेंगे इनसाइड में कौन सा कलर दिखेगा, ये प्राइमरी रेनबो है नीचे वाला, अंदर कौन सा कलर दिखेगा, प्राइमरी में बाहर वायलेट ऊपर
नहीं नहीं अंदर हाँ अंदर वायलेट वॉयलेट, बाहर रेड। आ रहा है बात समझ में? और सेकेंडरी रेनबो में अंदर अंदर रेड और ऊपर वॉयलेट। सेकेंडरी में ये एंगल्स भी अलग होंगे क्योंकि सेकेंडरी में रेड थोड़ा और ऊपर दिखेगा, 70-72 डिग्री के आसपास होता है वो एंगल्स। आ रहा है बात समझ में? तो 70 पे कौन दिखेगा? रेड। और 72 पे और थोड़ा सा ऊपर वॉयलेट दिखेगा। आया बात समझ में? तो कलर्स का ऑर्डर याद रखना, ये रिसेंटली ही जेईई मेंस में भी पूछा, नीट में भी पहले पूछ चुके हैं, एम्स में स्पेशली। तो एम्स के क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बिल्कुल हैं। आया बात समझ में? इसको बना लो। सब देखे थे नहीं पूजा के पहले ऐसा मैं और मेरी दोस्त को बैडमिंटन खेल रहे थे तब पापा के फोन में पिक के लिए हम वही ढूंढ रहे थे। बहुत अच्छा लगता है। पूजा के पहले याद है क्योंकि पूजा के टाइम मेरा पैर टूट गया। ग्यारह बजे क्या है? कल आपने ब्रेक दिया था ना 11 बजे সেটাই জিজ্ঞেস করলাম 12টা তার আগে থেকে 12টায় হওয়ার কথা ছিল সেটা আগে পড়াশোনা দেখে চলে গেল দুটো করে ব্রেক দিই একটা 11টার সময় টিভি একটা 12টার সময় এখন তো পড়া হয় 8টা থেকে 9টার পর একটা गोलखंड का कुछ लिखो। ड्राइंग नहीं करेंगे अच्छा बना रहे हो? बनाओ जल्दी, गोलखंड का कुछ ऐसा बोल रहे हैं हाथ से करो। रेनबो देखने के लिए आपको सन की तरफ फेस करना होगा या सन को आपके पीछे होना चाहिए? माय पॉइंट इज सन आगे या सन पीछे? क्यों पीछे? पता नहीं सर हमने कभी रेनबो देखा नहीं रेनबो देखा नहीं, नीट में क्वेश्चन पूछ देंगे तो अटेम्प्ट मत करना। ऐसे मत बोलिए मैंने भी मतलब ठीक ठाक से कभी रेनबो देखा नहीं अब सोचो, यही लाइट आपकी आंखों में आएगी तो आपको दिखेगा। डज दैट हेल्प? वो व्हाइट लाइट कहां से आएगी? आपके घर के बल्ब से? क्या सन से? तो सन किधर होएगा? आ रहा है बात समझ में? कहीं साइड में लिख लेना, सन शुड बी बिहाइंड अस। बिहाइंड बस आई एक आदमी के लिए अभी भी सन फ्रंट में ही होगा। एक आदमी के लिए स्टिल सन फ्रंट में ही होगा। कैन यू गेस कौन महापुरुष हो सकता है वो? हाँ, देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस कि सन बिहाइंड होना चाहिए। भगवान के लिए है? वो महाभारत में वो भीष्म अरे जोक है बाबा, जोक है। सोचो। नहीं, ही इज अ बॉलीवुड गाय। बन गया ये है नहीं।
ये हो गया, बन गया ये ये बन ये भी बनाओ। कौन है सर? कौन है सर? सर बताइए तो कौन है? सर आप आधी बात बता सर सोमेन बोल रहे सुशांत सिंह। ही इज अ लिविंग गाय एंड द गाय इज अ लेजेंड। सलमान भाई। सलमान भाई क्यों? आंसर ठीक है, बट लॉजिक लॉजिक भी तो जरूरी है। सोचना इसको घर पे। अब और क्या बता दूं मैं? अब वहां तक ले गया वो मंदिर ये मंजिल तक, अब तो कुछ तो सोचोगे। अरे ओ ये लिखो, दिस इज डेल्टा आर एंड दिस इज डेल्टा वी। रीजन भी बता दीजिए सर। रीजन सोचो थोड़ा सा, कुछ आप भी तो करोगे। मुझे तो लगता भी नहीं कि उसे फूल गए, क्योंकि उसे बाल अपने हाथों से हटाने पड़ेंगे। तेरे नाम ऐसे लगा रखा था। यू आर एंटायरली मिसिंग द पॉइंट। जाने दो, कोई बात नहीं, हर चीज का आंसर थोड़ी होना चाहिए। ये ठीक नहीं, ये गलत है। इंक्विजिशन में रखना ठीक नहीं होगा। सर ऐसा करना है तो ठीक दे दीजिए। ये क्या है? इसे बता दीजिए। ट्रीट ले लो यार, लेट देयर बी सम मिस्ट्री। नहीं फिर हम बताएं। तो फिर दुबई का टिकट करवा दीजिए। तो भाई साहब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? एक स्टेटमेंट लिखना है इसके बाद। ये तो वाइट है तो सैल्मन वाइट बना स्टेटमेंट्स लिखो फटाफट ये बना के। अब प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर ये सब आपके कोर्स से हटा दिया गया है, ठीक है? तो वो नहीं पढ़ना है आपने। ये पार्ट तो सिलेबस में है ना? हाँ ये है। अब इवन दो डिस्पर्जन, ये कलर्स का स्प्लिटिंग हटा दिया है, लेकिन वो टीआईआर में पूछ लेते हैं इसको। वो जो था कि ग्रीन के क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट करवाएंगे तो कौन सा कलर अंदर दिखेगा कौन सा बाहर, वो याद रखना। हाँ वो करवा दिया था, वो है स्टिल, इवन दो वो डिस्पर्शन का पार्ट है। सीवीटी टेस्ट ना में होती है वीके टेस्ट जब रहते हैं ना যদি উইকে টেস্ট না হয় তুমি স্যার স্যাটারডে সানডে দিয়ে দিয়ে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের আমরা তো কিন্তু পোর্শন আবার দিয়ে দিয়েছে
ইউনিটটেস্ট হয় আমি দিতে পারবো না রিঅপটিক্স কমপ্লিটলি সকাল 8টা থেকে যাচ্ছে ভীষণ অনেস্টলি ভালো হয় लिखो क्वेश्चन लिखो सर एक मिनट এক্সস্টিভ ভীষণ तो बोलिए ना যদি ক্লাস এগুলো না যদি টেস্ট হয় আমি ये टाइम स्लॉट में पड़ेगा আগে আগে তুলে নিয়ে কেমিস্ট্রি কি বললো কেন হবে না টেস্ট কি বলছো দেখিও না বুকে তো সিরিজ लिखो सिलेबस ही नहीं चल रहा तो कैसे टेस्ट कर तो डेल्टा टीटा तो होता ना ऐसे डेल्टा टीटा अरे ना वो मैंने अभी ना शुरू हो गया लिखो सवाल वो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन है A compound microscope consists of an objective lens and an eyepiece lens. A compound microscope consists of an objective lens and an eyepiece lens of focal length 1 centimeter and 5 centimeter respectively. With a separation between them 10 centimeter. The distance between object and the objective lens for which strain on the eye is minimum is n by 40 centimeter. n का वैल्यू कितना? आई स्ट्रेन मिनिमम कब होता है, नियर पॉइंट पे या फार पॉइंट पे? फार पॉइंट का ट्यूब लेंथ वाला फॉर्मूला यूज करो एंड इस बार यू वाला फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि यू निकालना है. यही था क्या? u f नॉट बाय u माइनस f नॉट प्लस f. हाँ और यही कितना दे रखा है? 10. एफ दिया हुआ है. क्या ये माइक्रोस्कोप है कि क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या बड़ा होता है, आईपीस या ऑब्जेक्टिव? आईपीस. तो ये एफ है, ये एफ नॉट है. ये वैल्यूज यहाँ पे यूज करो. ट्यूबलेंथ का वैल्यू 10 दे ही रखा है. 6.25. एन का इंटीजर वैल्यू चाहिए. वो सॉरी 250 250 आ रहा है. हाँ ऑप्शंस क्या क्या है इसमें? हाँ u फिर 4u अरे नहीं सर गलत हो गया नहीं तो 5/4 है ना. हाँ ऐसे नहीं कैसे 5/4 हाँ सेंटीमीटर. और आपको बाय 40 करके रिप्रेजेंट करना है, तो इसी को क्या कर देंगे?
40 क्यों करना है? जेंडर 40 क्वेश्चन नहीं लिखा क्या? हाँ तुमको दिखाई अगला क्वेश्चन लिखो। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज 9. When adjusted for parallel rays, when adjusted for parallel rays, the distance between objective and eyepiece is 20. The distance between objective and eyepiece is 20 centimeter. The focal length of the lenses are डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस 2020 है। पूछा है फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज क्या है, एफ नॉट और एफ ई का वैल्यूज। पैरेलल रेस मतलब तो इंफिनिटी के लिए। आया भाई? एक 2 and 18, 10 10 11 9 15 5 18 2, 18 2। ठीक है। अगला ये क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दे रखा है, आईपीस का दे रखा है। पूछा इसका पहले तो ये है क्या, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, और उसका मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितना। टेलीस्कोप। क्यों टेलीस्कोप? आईपीस छोटा और ऑब्जेक्टिव कैसा है, बड़ा है। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, मैग्नीफाइंग पावर निकालो जरा। दोनों में देख लो, मैक्सिमम पूछा है। मैग्नीफाइंग पावर कहाँ पे मैक्सिमम होता है, नियर पॉइंट पे। नियर पॉइंट में फॉर्मूला बताओ। क्या एफ नॉट बाय इंटू 1+d/, एफ ई। यूज करो यहाँ पे। डी का वैल्यू कितना ले लोगे, रखो वैल्यूज फटाफट। तो मैक्सिमम से यही समझना है, ऑलवेज मैक्सिमम कहाँ पे आता है, नियर पॉइंट पे, ना कि नॉर्मल में। 48। कोई और कंफर्म करो। हम्म
अगला क्वेश्चन लिखो. In a compound microscope, focal length of the two lenses. In a compound microscope, focal length of the two lenses are 1.5 centimeter and 6.25 centimeter. Are 1.5 सेंटीमीटर एंड 6.25 सेंटीमीटर. कौन सा ऑब्जेक्टिव कौन सा आईपीस, पहले ये बताओ. बड़ा वाला कौन सा होता है माइक्रोस्कोप में? आईपीस. तो ये 6.25 किसका होगा? आईपीस का वैल्यू. आगे लिखो. An object is placed at 2 centimeter from the objective lens. An object is placed at 2 centimeter from the objective lens, and the final image is formed at 25 centimeter from the eye lens, and the final image is formed at 25 centimeter from the eye lens. The distance between the two lenses is क्या पूछ रहा है? ट्यूब लेंथ. कौन से मैग्निफिकेशन में, कौन से एडजस्टमेंट में? नियर पॉइंट. डी वाला क्या था? डी पे नियर पॉइंट, ये ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला. वैल्यूज रखो. आईपीस बड़ा होगा सो दिस विल बी एफ ई. ये छोटा वाला विल बी एफ नॉट. और यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर. डायरेक्ट वैल्यूज रखो सबका. 11 आ रहा है. ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ लेंस वेंस से आपसे पूछे जाएंगे. बाकी आई होप कर ही लोगे. 11 हो गया क्या? 11 ही आएगा. सेकंड लास्ट क्वेश्चन लिखो. कितना आ रहा है आंसर? 11. ठीक है. इलेवन ही आंसर है. An observer looks at a tree. An observer looks at a tree of height 15 meters. An observer looks at a tree of height 15 meters with a telescope of magnifying power 10. With a telescope of magnifying power 10. To him the tree appears
To him the tree appears. Options लिखो. 15 times taller. 15 times taller. An observer looks at a tree of height 15 meters with a telescope of magnifying power 10. To him the tree appears. First option क्या बोला था? 15 times taller. दूसरा है 10 times taller. थर्ड ऑप्शन 15 times nearer. और लास्ट ऑप्शन 10 times nearer. 10 times taller. थर्ड ऑप्शन का था 10 टाइम्स नियर. नहीं 15 times taller. 15 times nearer और लास्ट वाला है 10 times nearer. बताओ सोच के. इवन दो आपने टेलीस्कोप यूज नहीं किया, जस्ट दो ऑप्शन तो होगा ही क्योंकि सॉल्व तो नहीं करता हूँ. आप अपने फोन में ही जूम जब करते हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या पास भी आता जाता है. पास आ रहा है इसलिए क्या विजुअल एंगल बढ़ रहा है. ये जो मैग्नीफाइंग पावर जो 10 दिया दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन. एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब है कि आपके रेटिना पे जो विजुअल एंगल बना है वो कितना टाइम्स मैग्नीफाई होगा. तो वो मैग्नीफाइंग पावर अगर 10 है तो विजुअल एंगल रेटिना पे कितना टाइम्स मैग्नीफाई होगा 10. तो वो ऑब्जेक्ट आपको 10 टाइम्स पास दिखेगा. आ रहा है बात समझ में? तो इट हैज नथिंग टू डू विद बीइंग टॉलर. आ रहा है बात समझ में? और लॉजिक ये है कि वो 10 टाइम्स नियरर इसलिए दिखेगा क्योंकि वो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना है उसका 10, विच मीन्स कि एंगल जो रेटिना पे बनेगा वो कितना टाइम्स होगा 10 टाइम्स. और एंगल 10 टाइम्स होगा तो ऑब्जेक्ट 10 टाइम्स नियरर आएगा. ठीक है, तो वो सब बातें लिख लो. हमको लगता है कि बड़ा दिखता है. वाह, ये लॉजिक. और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से. फिर ऑप्टिक्स तो नहीं, प्रिज्म बाकी है. प्रिज्म का कुछ क्वेश्चंस कर लो फिर मैं ब्रेक देता हूँ. 10 मिनट और. 10 मिनट बैठ जाओगे? ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक. चलो ब्रेक के बाद प्रिज्म करवाता हूँ. लिखो 4 lenses of focal length. 4 lenses of focal length 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर are available for making an astronomical telescope. Are available for making an astronomical telescope to produce the largest magnification. To produce the largest magnification, the values of f0, fe should be 15 और 250. 15 और 200 और 250. अच्छा, एफी हाँ, एफी मैग्नीफाइंग पावर. ये 4 लेंसेस हैं. आपको बनाना है टेलीस्कोप और उस टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होना चाहिए. तो कौन सा लेंस ऑब्जेक्टिव बनाओगे, कौन सा लेंस आईपीस? सबसे ज्यादा होना चाहिए और एफी आईपीस का सबसे सबसे कम कम होना होना चाहिए. चाहिए. एफी क्या यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था? फॉर्मूला यही था क्या? एक बार चेक करना. टेलीस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर
यही था। तो मैग्नीफाइंग पावर अगर ज्यादा रखनी है तो एफ नॉट का वैल्यू ज्यादा, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, और एफ ई का वैल्यू कम। सेम लॉजिक यहाँ पे भी। तो सबसे बड़ा लेंस विल बी एफ नॉट, जो कि कितना हो जाएगा, into 1 plus f वो वाला और एफ ई क्या हो जाएगा, तो f नॉट by f into 1 plus f by d। टेलीस्कोप पूछ रहा हूँ। हाँ टेलीस्कोप का ही बता रहे हैं। टेलीस्कोप ये वाली पकड़ी। एफ नॉट बाय एफ ई तो है ना, हाँ हाँ आप प्रोपोर्शनल कर दो, नहीं इंफिनिटी वाला सही है, वो d वाला तो बात एक ही है। हाँ वो वाला तो f नॉट by टेलीस्कोप क्यों बनाएंगे? अच्छा, दूर देखने के लिए तो ठीक है, ये तो इमेज बन रही है ना। बट एनीवेज दोनों में ही क्या ये ऐसा ही है कि जो मैग्नीफाइंग पावर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एफ नॉट बाय एफ ई। तो बैक टू दैट लॉजिक, एफ नॉट ज्यादा हो, इवन तो इक्वल है, हम एनालाइज जस्ट करें मैक्सिमम के लिए। ये लो, चलो ब्रेक ले लो, प्रिज्म में ब्रेक के बाद करवाते हैं। फिर ऑप्टिक्स खत्म ऑप्टिक्स